शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 12 अप्रैल 1973 यानी 12 अप्रैल 1973 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास हुआ। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं वो ये कि इससे पहले हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक 1956 1962। अब सीन क्या हुआ कि उनमें कहीं ना कहीं सिस्टम ये था कि जो दोनों पार्टियां थी, सॉरी पार्टियां कह रहा हूं, वहां पे कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट, इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था जिसको हम बड़े भाई कहते हैं। लेकिन भुट्टो साहब जो थोड़े से प्रो इस्लामिक थे, जिन्होंने इस्लामिक तो नहीं कह सकते लेकिन उस वक्त के फेमस लीडर थे, 80 सीटें लेकर 140 सालों को साइड पे कर दिया था। तो इस वजह से उनका इसमें क्रेडिट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने पीपल पार्टी ने बड़ा काम किया। तो वो सारी चीजें अलग हैं। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश बनने के बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितने भी मामलात हैं, सिर्फ यानी इसमें बांग्लादेश के किसी भी पॉइंट को कंसीडर, सारी सी बात नहीं किया गया। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, करारदाद मुकासद 1949 12 मार्च 1949 को करारदाद मुकासद अप्रूव हुई थी। उसको क्या किया गया, प्रेम्बल का हिस्सा तस्वर किया जाए उसको, क्योंकि करारदाद मुकासद क्या था, उस वक्त पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो करारदाद मुकासद को ही देखते हुए अपना मामला चलाने पड़े। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बात करते हैं आर्टिकल 1 की। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज पाकिस्तान शेल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक चीज याद रखें, हमारे बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का असल नाम ही नहीं आता। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, पाकिस्तान का असल जो नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इसकी जो टेरिटरीज हैं वो क्या है जी, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। इस्लामाबाद कैपिटल है। उसके बाद फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, ये जब हुई हमारी 26 अमेंडमेंट, उसमें इसको क्या कर दिया गया, पाटा को, ट्राइबल एरियाज को क्या किया गया, केपीके का हिस्सा बना दिया गया। 2018 तक इनकी सेपरेट एंटिटी थी, लेकिन उसके बाद इसको क्या किया गया, केपीके का हिस्सा बना दिया गया। अभी तक जो हमारी लास्ट अमेंडमेंट है वो 26 है। आर्टिकल 2, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2 कहता है कि जो इस्लाम है वो स्टेट रिलीजन होगा, रियासत का मजहब, जो रियासती मजहब होगा वो इस्लाम कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में डिफरेंट चीजें होती हैं। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, अब रिपब्लिक को अगर उर्दू में पढ़ा जाए तो वो जमहूरिया ही बनता, जमहूरियत से निकला। तो जहां पर इस्लाम का वर्ड आएगा, पहली हाकिमियत किसकी होगी, अल्लाह ताला, फर्स्ट सॉवरेन अथॉरिटी अल्लाह ताला। तो उसके बाद इंसानों की हुकूमत आएगी। इस वजह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहली तो बात है, इसका सारा निज़ाम किसके मुताबिक चलेगा, इस्लाम के मुताबिक। दूसरा, इस्लाम के वो लोग यानी कि मुसलमान, इसको अवाम के जरिए, क्योंकि सबसे पहले इस्लामिक स्टेट कौन सी है, मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा के बाद अगर इस्लाम के नाम पर कोई स्टेट कायम हुई थी तो वो पाकिस्तान था। तो इस वजह से इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वजह से कहा गया कि इसमें चाहे जिस भी रंग और नस्ल का बंदा आया है वो जमहूरी असूलों के मुताबिक है। वोटिंग
डेमोक्रेसी में भी होती है, वोटिंग रिपब्लिक में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में आप क्या डिफरेंस, सब आप इसे क्या सर डेमोक्रेसी होती है जब अवाम वोट करती है फॉर द विल ऑफ द पीपल, ताकि विल ऑफ द पीपल इनैक्ट की जाए, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक में अवाम वोट करती है फॉर द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या पाकिस्तान के अंदर विल ऑफ द पब्लिक डेमोक्रेसी के तौर पर यूज हो रही है कि विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज हो रही है? हमारी जो है ना अभी तक इस चीज पे, अभी जो आपने 63 का कल डिसीजन सुना परसों, अब वो क्या डिसीजन था, अब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो कुछ हो रही है। हमारा आज मेरे पास एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी नजमा तमीम साहिबा, तो हम इसी हमारा और उनका ऑफिस साथ है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट कर रहे थे, तो हम एक नुक्ते पे दोनों आके मुत्फिक हो गए कि पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन है वो लॉ के मुताबिक नहीं होता। पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन है वो किसी लॉर्ड्स को, किसी सॉवरेन अथॉरिटी को या किसी बड़े को सेव करने के लिए किया जाता है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि उसको उस वक्त बेनिफिट पहुंचाने के लिए, चाहे 18 अमेंडमेंट हो, चाहे 19 हो, चाहे 26 अमेंडमेंट खान साहब वाली हो, तो अगर आप उसमें जाएंगे तो पाकिस्तान अभी तक एक ऐसी स्टेट है इसको भी समझ नहीं आ रही। नारा ये जमहूरियत का लगाते हैं, है रिपब्लिक वाले काम करते हैं, ये सीन है। अब उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट को इन्होंने 18 अमेंडमेंट के बाद फ्री कर दिया। उन्होंने कहा सदर साहब तुसी पहले, क्योंकि तुसी दो हुकूमत पहले गिरा चुके हो, एक भुट्टो की और एक नवाज शरीफ सदर ही होता है। अब खान साहब कुछ कोशिश करना चाह रहे थे इसको दोबारा उसमें कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जहां पे बाकी पार्टियां थी उनका पीपी को लगा कि मेरा भी सिंध जाएगा, मेरा सिंध का जो कंट्रोल है वो सदर के पास चला जाएगा, उसको आके खान साहब को लगा कि शायद मैं सदारती निजाम ला के कुछ चीजें बेहतर करना शुरू कर दूं, लेकिन इन्होंने उसको होने ही नहीं दिया, वो तो आपके सामने ही। उसके बाद है जी आर्टिकल 2A। सबसे पहले आर्टिकल 1 में बताया कि इसकी बाउंड्री क्या है। आर्टिकल 2 में बताया गया कि इस्लाम रियासती मजहब होगा। आर्टिकल 2A फिर अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट करने के बाद कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू द फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का इजाफी हिस्सा तस्वर किया जाए। इससे पहले आर्टिकल 2A नहीं था, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उन्होंने कहा जब देखा तो यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं बन रहा, जिसकी बेस पर सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने खड़ा किया है। तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुई थी, इसको क्या किया, इसका हिस्सा बनाया। अब उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 3, elimination of exploitation. The state shall ensure the elimination of all form of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability, to each according to his work. बात यह है किसी को भी किसी भी अनड्यू फेवर से नवाजा नहीं जाएगा, और अगर किसी के किसी हक का इस्तेसाल होगा या किसी का हक जब्त किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करेगा, लिमिट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, रोकेगा। हर किसी को उसकी एबिलिटी और वर्क के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं होता है नहीं होता वो अलग डिबेट है। हमने पेपर देना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। आर्टिकल 4, right of individuals to be dealt with in accordance with law. The enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law is an alienable right of every citizen wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from or to be hindered in doing what which is not prohibited by law. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. बात ये आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक बंदे की इंफरादी तौर पर प्रोटेक्शन करेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, किसी के साथ भी गैर कानूनी कोई अमल नहीं होगा।
हर किसी को उसकी जात की, इज्जत की, प्रॉपर्टी का पूरा पूरा तहफ्फुज़ मिलेगा। किसी को भी उस काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जिसकी लॉ इजाजत नहीं देता, और किसी को भी उस काम से नहीं रोका जा सकता जिसकी लॉ उनको परमिशन देती। आर्टिकल 5, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर इंडियन की एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अपनी रियासत के साथ क्या करे, लॉयल है। अब इसके साथ हमारे पास है आर्टिकल 6, हाई ट्रीजन। एनी पर्सन हु अब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड in advance or attempts or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force, show of force, or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. अब हाई ट्रीजन क्या है? गद्दारी के वतन, स्टेट। अब गद्दारी वतन कैसे हो गया जी? गद्दारी वतन उसको कहते हैं जिसने अपने ताकत के जरिए, अपनी अल्फाज के जरिए, अपनी साजिश के जरिए, लोगों के जरिए या किसी प्रैक्टिकल काम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके जरिए पूरी स्टेट को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उसको दबाने की, खत्म करने की, जलाने की या उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, वो किसका मतलब है? हाई ट्रीजन। एक एक वर्ड कुछ अलग अलग उन्होंने एलैबोरेट किया, होता है अमल नहीं होता वो अलग डिबेट। मैंने अक्सर आप लोग जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा लॉ है। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि उन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 7, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डेफिनेशन स्टेट्स इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires, the state means the federal government, यानी मजलिस शूरा, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ये मजलिस शूरा अब उर्दू का वर्ड है। पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। स्टेट क्या होती है? स्टेट की डेफिनेशन क्या? स्टेट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमारे पास जो है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के बाद जो स्पीकर है, प्रेसिडेंट से स्पीकर है, वो है हमारी पार्लियामेंट। अब लाइट होती है तो मैं इसका एक स्केच आपको बना के दिखाता। अभी लाइट का साथ साथ अब मैंने इस वजह से इसको स्टॉप नहीं किया कि अगर लाइट पे 10 मिनट लेट भी होती है तो कम से कम हमारा टॉपिक ना रुके। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट मींस फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत में क्या है? आपकी एक सेनेट है पार्लियामेंट में जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कंसीडर होता है। उसके बाद आपकी नेशनल असेंबली है। सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब हमारा सारा सिस्टम, यू नो वेरी वेल कि हमारा सारा सिस्टम यूनाइटेड किंगडम से ट्रांसफर है। जैसे उनके पास टॉप पे कौन होता है? किंग होता है। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। अब सबसे पहले यूके में क्या था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वो स्पीकर था, पहले उनकी अथॉरिटी होती थी। फिर उन्होंने जब थोड़ा सा उधर भी रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पहले लोग हैं, ये तो सारे लॉर्ड लैंडलॉर्ड्स हैं। उसके बाद सारे बड़े लोग हैं, बड़े कबाइल से जिनका ना अवामी लोग है ना कुछ अमीर लोग हैं सारे, तो इनको अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स रखेंगे, सारे डिसीजन इनकी मर्जी के करेंगे, तो जो 99% बाकी कम्युनिटी है वो तो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? फिर हाउस ऑफ कॉमन को पावर मिलना शुरू हुआ। वो लोग जो अवामी नुमाइंदे थे, एमएनए जैसे हमारे यहाँ होते हैं, अब हाउस ऑफ कॉमन, उनका भी प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आता है? हाउस ऑफ कॉमन से आता है। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे हमारी सेनेट के पास थोड़े से इख्तियारात होते हैं, इस तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी थोड़े से। अब इधर अगर पाकिस्तान में इसको कंपेयर किया जाए
तो हमारी जो सेनेट है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सारे वही बैठे हैं। अब सादक संजरानी का किसी ने नाम सुना था? एकदम से आगे सेनेट का चेयरमैन रह गया। वो कौन था? वो कोई पक्का पॉलिटिशियन नहीं था उतना फेमस, लेकिन वो लैंडलॉर्ड था। अब जितने भी अवामी फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट करती है, नेशनल असेंबली। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली डिस्कस करती है, जिसको हम अगर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हाउस ऑफ कॉमन का कहते हैं। वो लोग हैं जो नेशनल असेंबली से आए। हमारी स्टेट की डेफिनेशन ये है, हमारी पार्लियामेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लोग कौन कौन से होते हैं? लोकल गवर्नमेंट के लोग ये वो लोग होते हैं जो कैसे आते हैं, जो कहां से आते हैं। जो ये बल्दियाती इलेक्शन वगैरह हमारे होते हैं, ये हमारे वो लोग हैं लोकल गवर्नमेंट के। उसके बाद है जी आर्टिकल 8, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बी वॉइड एनी लॉ or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall be extent of such inconsistence be void। ऐसा कोई भी कानून जो इंसान के बुनियादी हकूक की नफी करेगा वो void है, सीधी गलत, उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद है जी हमारा द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड, यानी स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती ही नहीं है जो क्या हो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। लेकिन जो लॉ बनाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? उनको सारा दिन अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती उनको। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारे लॉ बनाने वाले लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे एमएनएस होते हैं या पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये बेसिक नीड्स को ही नहीं देखते। अभी जो हमारी मरियम साहिबा ने एक बयान दिया कि किसान माफिया होता, वो इतनी ट्रोल हो रही है उस पर कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह तुझे हदायत दे। हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी हदायत अल्लाह के हाथ में है। कि तूने किसान को माफिया कह दिया, एसी को तो कंट्रोल नहीं कर सकी, डीसी को कंट्रोल नहीं कर सकी, अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकी, अपना प्रोटोकॉल कंट्रोल नहीं कर सकी, और कुछ नहीं तो अपना मेकअप कंट्रोल नहीं कर सकी। तूने एक किसान को माफिया कह दिया जिस बेचारे को आज भी 3500 वाली खाद 5000 में मिल रही है, 8000 वाले डीएपी को 13000 में खरीद रहा है। उसके बाद आर्टिकल 8 बड़ा क्लियर कहता है कि कोई भी इंसान अगर पकड़ा जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ तो उसकी फैमिली को बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी इंसान की जिंदगी को छीना नहीं जा सकता, उसको सेव करना स्टेट का काम है। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall be denied right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। यानी अगर किसी भी बंदे को, पहले तो गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करेगी, अगर करेगी तो एज सुन एज पॉसिबल उसके गुस्सा को उसके लीगल टीम को बताए कि भाई ये बंदा इस वजह से हमने अरेस्ट किया। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours। कोई बंदा अगर पकड़ा जाएगा, आर्टिकल 9 है और सॉरी 10 है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। Nothing in this clause A or 2 shall be applied to any person who is arrested or detained under any law providing for prevention detention। किसी भी इंसान को किसी ऐसी कानून में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो कानून ही मना करता है कि आप इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यही सारी चीजें इस पूरे आर्टिकल में। उसके बाद आर्टिकल 10 पढ़ते हैं, 10A, राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम ए पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब फेयर ट्रायल का कंसेप्ट क्या है? जो थोड़ा बहुत
जनरल चीजों को समझता है उसको तो फिर ट्रायल की कंसेप्ट आइडिया है, लेकिन एक ले रहे हैं समझ के ट्रायल। यानी कानून आर्टिकल 10A के मुताबिक ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान किसी केस में पकड़ा जाएगा, किसी केस का उस पर इल्जाम लगाया जाएगा, तो जिस पर इल्जाम लगा है उसको भी अपनी जस्टिफिकेशन देने का पूरा पूरा हक है, वो भी अपनी सफाई दे सकता है। अपनी सफाई देने के बाद और कानून के दलाल सुनने के बाद अगर वो बंदा फिर भी गिल्टी होगा तो फिर कानून अपना रास्ता लेके उसको जो सजा देना चाहता है दे, लेकिन कम से कम एक बंदे को सजा देने से पहले उसको सुनो तो सही। Slavery, forced labor prohibited. Article 11. Slavery is non-existent and forbidden, and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form. पाकिस्तान में गुलामी और जबरदस्ती की जो मजदूरी है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, हर सूरत में उसको मना किया। उसके बाद है जी हमारा ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोहिबिटेड। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment. Nothing in this article shall be deemed to affect compulsory service. यानी कोई बंदा बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी भट्ठे, किसी भी माइन या किसी भी काम में अगर उसको एंगेज किया जाएगा तो वो इटसेल्फ एक क्राइम है। इसका हम इंतजार कर रहे थे तो आखिर इन्होंने हमारी सुन ली है और लाइव आ गई है। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा, nothing in this article shall be deemed to affect compulsory by any person undergoing punishment for an offense against any law or required by any law for public process, provided that no compulsory source shall be of cruel nature or incompatible with the human dignity. कोई भी ऐसा काम जो इंसानी तस्दीक हो, इंसानी नेचर के खिलाफ हो तो वो नहीं करवाया जाएगा। और इसमें एक चीज याद रखें, चीना साहब एक अक्सर बड़ा होता है, आजकल तो थोड़ा सा कम है, लेकिन आजकल जो लेबर है वो थोड़ी सी एडवांस होगी। लेबर क्या करती है, हम जैसे जिम्मेदारों से क्या करते हैं, मजदूर आते हैं जी हमें 10 लाख पेशगी दे दे, 5 लाख पेशगी दे दे, हम जब एडवांस पेमेंट उनको देते हैं, महीना काम करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। उनमें से एक भागता है, वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट रेट करता है, मेरे पूरे डब्बा को इन्होंने बंदी बना के रखा। हाई कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर करती है डीटीओ पूरे डब्बा को वापस ला लो, उनके सामने कर देता है। ये चीज ये आपके फैमिली के पास याद हो। तो पहले होता था, लोगों ने लोगों को भट्टों पर बांधा होता था, काबू किया होता था, लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस बड़ी आ गई। इस वजह से अब स्लेवरी और वो जो है ना वो है जरूर अभी भी, लेकिन कुछ मोस्टली कम हो गया। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of that act or omission, or for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. According to Article 12, किसी भी कानून को ये हक हासिल नहीं है कि किसी भी इंसान को जुर्म से ज्यादा सजा दे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान थेफ्ट करता है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ थेफ्ट कहता है 3 ईयर पनिशमेंट। अब थेफ्ट के लिए किसी को 10 साल कैद नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने ये कह दिया कि भाई इस जुर्म की इतनी सजा। उसके बाद एक आपसे गलती हुई, आपकी आपस में मारा मारी होगी ना, आपने कोई कंप्लेंट की उस वक्त, ना दूसरे ने कंप्लेंट की। जिस वक्त वो वाकया हो रहा था उस वक्त अगर वो केस रजिस्टर्ड नहीं है और महीने बाद 6 माह बाद आप उस केस को रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। अब एक और चीज, बतौर लॉयर आप हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग आप में से, अक्सर जब हम बेल आर्गुमेंट करते हैं, बेल आर्गुमेंट करते हुए हम सबसे पहले अपनी क्या देते हैं, माय लॉर्ड
जो FIR है उसमें 10 डेज का अनएक्सप्लेन्ड, 10 डेज 7 वर्ड यूज करते हैं अनएक्सप्लेन्ड डिले, यानी ये मुकदमा झूठा इस नजर में है कि अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई थी तो ये 10 दिन किधर थे, उसी वक्त रजिस्टर करवाते। इस वजह से ये जो लाइन होती है ना, हमारा ये आर्गुमेंट होता है। अक्सर लोगों को इसने बड़े बड़े ऑफेंसेस में, बड़े बड़े क्राइम से लोगों को बरी करवाया। आर्टिकल पढ़ते हैं जी 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 13 डबल पनिशमेंट। पाकिस्तान में तो बड़ा बड़ा कुछ होता। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस shall when accused of an offense be compelled to be witness against himself। According to Article 13, किसी भी इंसान को एक ही जुर्म में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक इंसान एक क्राइम में एक दफा पनिशमेंट हासिल कर चुका है तो दोबारा नहीं किया जा सकता। इस कंसेप्ट को कहते हैं डबल जियोपार्डी। शायद आप लोगों ने लॉ करते वक्त इस कंसेप्ट को, इस टर्म को पढ़ा हो, डबल जियोपार्डी। एक दफा होता है, ये मैंने अभी एग्जांपल दी, एक दफा एक इंसान ने अगर चोरी की सजा फेस कर ली है तो दोबारा पुलिस का कोई बंदा उसको दोबारा उसी ने प्रोसिक्यूट या उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं करवा सकता कि आपने फलाने साल पहले चोरी की थी तो लिहाजा दोबारा फिर आपको कैद करें। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, जो ये FIR होती है 312 और 395, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे और हम बीइंग ए लॉयर हम ये समझते हैं 392 और 95 जो मुल्ज़म होता है उसकी तशरीफ से छितर नहीं करने देती। जब भी पुलिस को कोई बंदा कहीं नहीं मिल रहा होता वो पुराने पर्चे खोलते हैं, अच्छा ये पुराने डॉक्यूमेंट इन्हें दी हाजिर करवाओ। आर्टिकल 14, इनवॉल्बिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। The dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence। अब क्या है, हर इंसान की जो इज्जत है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना किसका काम है? स्टेट का। जब स्टेट का ये काम है तो किसी भी बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि जब दिल किया किसी के घर में घुस गए। इनवॉल्बिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, किसी भी इंसान की हुर्मत किसी भी तरह या तजलील है काबिल कबूल ना है। द डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी ऑफ ह्यूमन। अब कानून ने क्या कहा, जब किसी के घर में जाना है ब्लॉक करना है। इवन जब CRPC का अरेस्ट का हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो ये कहा गया था जब किसी घर में आपको किसी तलाशी की जरूरत है, आपके पास वारंट भी है, तो पहले आप अपने घर के बंदे से कंसल्ट करें कि हमारे पास सर्च वारंट है, अब इस घर में एंटर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चादर एंड चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने की सूरत में आपका FIR हो सकती है। और बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल पर हुई भी है और स्पेशली इन केसेस में हुई है जब कभी उन्होंने किसी लॉयर से पंगा लिया हो, क्योंकि बाकी को तो अपने राइट्स का पता नहीं होता, लॉयर वेलवेल होता है तो वो पकड़ लेता है। तो अगर पुलिस वाला की व्हाट कुछ थोड़ा हो मतलब भाईला बताया छोटा लेवल का मतलब से तो आप में कोई अपनी सेल्फ डिफेंस या स्ट्राइक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद फौरन अगर आप लॉयर हैं या कोई लॉ नोइंग पर्सन है तो तब आप उसका फायदा ले सकते। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, अब हमने बहुत सारे प्राइवेट पर्सन को तहफ़्फ़ुज़ ले दी है जी, बंदे में मलबूस इतने खास इस वक्त हमारे घर पर हमला होगा डिगेटी और चोरी की नीयत से हमारी ये चीजें खास लेंगे, इस तरह किया। आप पुलिस भी प्रोसिक्यूशन प्राइवेट पुलिस उनको FIR करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, तो फिर पुलिस वहां पर झूठी हो जाती है। क्यों झूठी हो जाती है? पुलिस अपना डिफेंड करने के लिए इनको फेक केसेस में इन्वॉल्व कर रही है। 15 आर्टिकल 15 तो
Freedom of movement. Every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest. Public interest. Enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. हर इंसान को हक है पाकिस्तान की किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी जगह रह सकता है और कहीं भी अपनी रहाइश इख्तियार कर सकता है। आर्टिकल है 16, freedom of assembly. Every person, citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of public order. अब असेंबली क्या है? असेंबली का मतलब ये नहीं है कि आपने कतार बना के कोई नाते पढ़ लिया। असेंबली का मतलब है कि आप रीजनेबल गैदरिंग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो आपकी शादी की गैदरिंग हो, निकाह की गैदरिंग हो, कोई वैसे फैमिली फंक्शन हो, कोई सियासी फंक्शन हो, कोई और फंक्शन हो। आपका जो वहां पे इकट्ठा होना, असेंबली का मतलब होता है एक जगह सबका सम्मल होना, इकट्ठा होना। आपका जो इकट्ठा होना है उसका पर्पस कोई गैर कानूनी ना हो, कोई इलीगल पर्पस ना हो, आपके पास कोई इलीगल वेपन्स ना हो। आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. Every citizen shall have the right to form association of union subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. पाकिस्तान ये कहता है, हमारी कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल लॉज, प्रोविंशियल लॉज जितने भी वो ये कहते हैं कि भाई हर बंदे को हक हासिल है, वो अपनी तंजीम साजी कर सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, पार्टी बना सकता है, तंजीम बना सकता है। कोई भी बंदा किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन ये वो यूनियन बना सकता है जिसको लॉ अलाउ करता है, यानी वो सियासी जमात, वो मजहबी जमात, वो सियासी समाजी जमात, वो मुशक्की जमात, किसी भी किस्म की अगर आप तंजीम साजी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल इसी का सब आर्टिकल 3 कहता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कोई भी सियासी जमात कोई भी है तो उसके जो अकाउंट्स हैं, उसके फंड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होने चाहिए। ये नहीं है कि कहीं से आपको 2 नंबर की अमाउंट आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. Subject to the qualification, if any person has been prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession, occupation and conduct any lawful trade or business. हर पर्सन को ये हक हासिल है तो वो कानूनी तौर पर लीगल बिजनेस को अडॉप्ट कर सकता है, लीगल बिजनेस कर सकता है। उसके बाद अगर वो शोबा भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन अगर बिजनेस ज्वाइन करना है तो अगर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उसकी लाइसेंसिंग है, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन है, वो सारे लीगल मेरिट्स को पूरा करके करें। ये नहीं कि आपने फैक्ट्री लगा ली है, ना आपकी फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन है, ना आपकी फैक्ट्री का कोई स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है, उसका कोई नाम है, ना उसका कोई फेडरल नाम है, ना उसका कोई लोगो रजिस्टर है, ना ट्रेडमार्क रजिस्टर है, ना उसका कोई टैक्स है, और ना अपनी लोकल अथॉरिटी से कोई उसकी परमिशन ली हुई है, तो फिर क्या होगा? वो आपको लॉ भी करेगा। गवर्नमेंट तो पहले बैठी हुई है चीजें बंद करने के लिए। आर्टिकल है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये आर्टिकल है 19, जिसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सियासी बदतमीजी करने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल, सॉरी, ये हमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हक देता है उसको पहले पढ़ ले। Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of glory of Islam or the integrity, security, defense, Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement of an offense. बात यह है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपके पास राइट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये नहीं कहा गया कि आप हर वक्त स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, ये नहीं कहा गया कि आप हर वक्त किसी की इज्जत नहीं उछालते हैं, ये नहीं कहा गया कि आप अपने जो हमसाया ममालिक है या वो ममालिक के साथ आपके रिलेशन ताल्लुकात अच्छे होने के खिलाफ बोलते हैं।
तो जो अगर लीगल उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपने उसको भी फॉलो करना है। आर्टिकल 29A, राइट टू इंफॉर्मेशन। Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to the rule, regulation and reasonable restriction imposed by law. हर इंसान को पब्लिक मैटर की इंफॉर्मेशन की एक्सेस तक राइट हासिल है। लेकिन ये नहीं है कि कोई स्टेट का सीक्रेट है और आप रौला डाल दीजिए मैं स्टेट सिटीजन हूँ, शहरी हूँ, मुझे जाने दिया है, कानून कहता है भाई नहीं, ऐसा नहीं। आर्टिकल 20, freedom to profess religion and to manage religious institution. आर्टिकल 20 कहता है subject to law, public order and morality, every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. और इंसान को अपना मजहब, अपनी मजहबी इबादत करने का पूरा पूरा हक है। Every religious domination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution. हर मजहब को, हर फिके को, हर तबके को अपनी मजहबी इबादत का मेंटेन करने की, बनाने की, एस्टैब्लिश करने की पूरी पूरी इजाजत। आर्टिकल है जी हमारा 21, safeguard against taxation for purpose of any particular region. No person shall be compelled to pay any special tax, the proceeds of which are to be spent on the propagation of or maintenance of any religion other than his own. आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा। बादशाह अकबर के दौर से पहले, क्योंकि इससे पहले सारी हुकूमत हिंदुस्तान पर मुसलमानों की रही है, तो बादशाह अकबर के दौर से पहले क्या हुआ था, आपको मुसलमानों पर टैक्स लगाया, सॉरी हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था। वो जब अपने मंदिरों को या बड़े बड़े बुजुर्ग मंदिर जैसे हमारे लिए खाना काबा है, तो हम हाजी के लिए यहाँ से पाकिस्तान से तो ट्रैवल करके जाते हैं, इस तरह हिंदुओं के भी बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, वो उन्होंने उधर मनते मानी होती है, तो वो जाते हैं उनको पूरा करने के लिए ट्रैवल करके। तो होता क्या था, उनको अपने मजहबी ऑब्लिगेशन पूरे करने के लिए भी स्टेट को, रियासत को टैक्स देना पड़ता था। तो वो फिर बादशाह अकबर ने आकर, जलालुद्दीन अकबर ने आकर वो टैक्स हाफ किया कि किसी भी स्टेट को या किसी भी हुकूमत को टैक्स लेने की इजाजत नहीं है। तो पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973, इसमें भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इस चीज को डिक्लेयर किया गया, क्लियर कट बताया गया कि भाई किसी भी मजहब को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए या मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए कोई भी स्टेट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 22, safeguard as to educational institution in respect of religion. No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own. In respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation. बात क्या है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी इंसान को, किसी भी स्टूडेंट को जिसने उधर एडमिशन लिया है, मजहबी तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये हिंदू है, ये मुसलमानों के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कॉन्फ्रेंस में, या हिंदू है इसको इधर बैठने का हक नहीं है, या ये सिख है या किसी ईसाइयों के इंस्टीट्यूट में किसी मुसलमान के साथ, यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मजहब की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं की जा सकती। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज भी, किसी भी मजहब के लोग को ये नहीं कहा जा सकता कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम मुस्लिम हैं, हमारे इतने बहुत सारे फिक्रे हैं, सुन्नी है, शिया है, दीन से पता नहीं क्या क्या है, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर मैं शिया हूँ तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है आप ये अटेंड करो, या किसी को ये नहीं कहा जा सकता ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है आप ईसाई हो आप लाजमी अटेंड करो, किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता।
उसके बाद आर्टिकल 23 प्रोविजंस as to property. Every citizen shall have the right to acquire, hold and dispose of property in any part of Pakistan subject to the constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. पाकिस्तान में किसी पर कोई पाबंदी नहीं, जो जहां मर्जी चाहे प्रॉपर्टी ले सकता है, जायदाद बना सकता है। 24 Protection of property right. No person shall be deprived of his property save in accordance with the law. No property shall be compulsory acquired or taken possession of save for public purpose and save by the authority of law which provides for compensation thereof and the fixes the amount of compensation or specific the principle on and the manner in which compensation is to be determined and given. Nothing in this article shall affect the validity of. अब बात क्या है? किसी भी इंसान की जायदाद को जबरदस्ती में जब्त नहीं कर सकता। अब अगर लोगों को खुली छूट होती, जिसका जहां दिल करता किसी की प्रॉपर्टी दबा के बैठ जाता, तो कानून प्रोटेक्ट करता है, स्टेट प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से लोगों के पास अगर कुछ है तो बचा होगा। दूसरी चीज, अगर सरकार को भी किसी स्टेट प्रोजेक्शन के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट के लिए कुछ जमीन चाहिए तो वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक खरीदेगी। अगर मार्केट रेट नहीं देती, बंदे की मर्जी नहीं है देने की, तो वो स्टेट उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसी वजह से ये कोर्ट्स है हमारी, ये अपना रोल अदा करती है। 25 ये पहला 25 है, उसके बाद 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children. अब बात के आर्टिकल 25 कहता है तमाम शहरी कानूनी नजर बराबर है। किसी भी इंसान के साथ सिर्फ उसकी जेंडर की वजह से औरत है या मर्द है, उस बेस पर उससे ज्यादती नहीं की जाएगी। और ये जो आर्टिकल है 25, ये दोनों को इक्वालिटी डिफाइन करता है, किसी ना स्पेशल औरतों के लिए ना स्पेशल मर्दों के लिए, इक्वालिटी को जस्ट बयान करता है। उसके बाद है 25A राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल provide free and compulsory education to all children of age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. अब ये अमेंडमेंट इसमें ये कहा गया कि 16 साल तक यानी 5 से 16 ईयर तक जो स्टेट है, जो रियासत है, वो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। ये बनती है मैट्रिक तक की तारीख, पहली से मैट्रिक तक किताब में हर चीज फ्री है। उसके बाद आर्टिकल 26 नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। In respect of access to places of public entertainment or resort, nor intended for religious purpose, only there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residence, or place of birth. किसी भी इंसान के साथ मजहब की बेस पर, किसी खास जात की बेस पर, किसी खास फिक्र की बेस पर उसको किसी पार्क में, किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से रोका नहीं जा सकता कि ये फलां प्लेस है, इधर आप नहीं जा सकते, यहाँ पे सुन्नी जाएंगे, यहाँ पे शिया जाएंगे, यहाँ पे हिंदू जाएंगे, यहाँ पे मुस्लिम जाएंगे, नहीं। अगर फॉर बात करते हैं मीनारे पाकिस्तान की, वो पब्लिक प्लेस है, किसी को भी जात की बेस पर, रंग की बेस पर, नस्ल की बेस पर या जेंडर की बेस पर वहां से रोका नहीं जा सकता। Safeguard against discrimination in service। अब आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी इंसान को जॉब करते वक्त इस सर्विस से नहीं रोका जा सकता कि भाई आप हिंदू हैं, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं, आप सारी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं, आप मुसलमान हैं, आप ये जॉब नहीं कर सकते। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सेक्स, जेंडर, कास्ट, रंग। यानी किसी भी इंसान के साथ मजहब की बेस पर, रंग की बेस पर, नस्ल की बेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो जॉब अकॉर्डिंग टू लॉ तमाम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो उसको दी जाएगी। हमारे मुल्क में क्या है, बहुत सारे जजेस हैं जो क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे जजेस हैं
जो एक जस्टिस का बड़ा मशहूर नाम है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, जस्टिस कार्नेलियस। जस्टिस कार्नेलियस का बड़ा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। इवन कि उसका काम क्या था, उसने इस्लाम मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे मुसलमानों के मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैसले दिए। अब ऐसे तो क्रिश्चियन थे, बहुत सारे हमारे एसी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, तो हिंदू हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स। तो लिहाजा पाकिस्तान में किसी के साथ मजहब धर्म नस्ल की बेच पर उससे कोई जॉब नहीं छीनी जाएगी अगर वो उसके लिए एलिजिबल है। हाँ, बात दफा ये होता है कि हमारे किसी जॉब के बाद 100 सीटें हैं, 100 में से 5 मिनॉरिटी कोटे, तो ये जो 5% मिनॉरिटी है, ये मिनॉरिटी को मिलेगी। जो ओपन मेरिट के हैं उस पर अगर कोई भी फॉल करता है तो वो करेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर subject to Article 25 and any section of citizens having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that purpose. अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 हर इंसान को हक है वो अपनी सकाफत, अपने लहजे, अपनी आवाज, अपने अल्फाज की हिफाजत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाबी हूँ, मुझे कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता कि मैं सिंधी सीखूं, इंग्लिश सीखूं, पश्तो सीखूं। अगर कोई पठान है तो उसको कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता कि आप लाजमी पंजाबी सीखो। अगर कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, कोई भी है, किसी भी कल्चर का वो बंदा है तो वो अपने कल्चर की नुमाइश कर सकता है, वो अपने कल्चर की हिफाजत कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8। लेकिन एक शर्त है, अल्टीमेट वो पाकिस्तानी है, ये शर्त उस पर लागू है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। The principles set out in this chapter shall be known as the principle of policy and it's the responsibility of each organ and authority of the state. अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, ये इस वजह से सेट की गई है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो स्टेट की हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो कैसे चलेगी, उसके तमाम कायदो ज़वाबित इसके मुताबिक मेंशन कर दिए गए कि हमारी पार्लियामेंट क्या काम करेगी, हमारी पार्लियामेंट में जो सेनेट है उसका क्या रोल है, नेशनल असेंबली का क्या रोल है, प्रोविंशियल असेंबली का क्या रोल है, गवर्नर्स का क्या रोल है, ये सारा कुछ प्रिंसिपल पॉलिसी के मामलात में डिफाइन है। In respect of each year, the president in relation to affairs and the federation of and the governor of each province in relation to affair of his provincial shall be called to prepare and laid before each house of parliament. ये जो सदर है वो तमाम हाउसेस से मिलेगा, प्रोविंशियल से मिलेगा, गवर्नर से मिलेगा। अब आर्टिकल 30 की बात करें। Responsibility with respect to principle of policy, the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principle of policy is that of the organ of this authority of state of the person concerned. The validity of an action or of law shall not be called in question on the ground that it is not accordance with the principle of policy. यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 कोई भी बंदा एज ए स्टेट एजेंट, एज ए स्टेट ऑफिसर, एज ए गवर्नमेंट मेंबर कोई काम, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसका कोई भी काम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के खिलाफ, बेसिक प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट नहीं होगा, वो अकॉर्डिंग टू स्टेट प्रिंसिपल्स के मुताबिक करेगा कोई भी काम। अब इसके बाद है 31। 31 कहता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principle and basic concept of Islam and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. उसके बाद the state shall ensure as to respect to Muslims of Pakistan to make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate to learning Arabic language, to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran, to promote
unity and observance of the Islamic moral standards, and to secure the proper organization of zakat, ushr, mukaf and wasq. बात क्या है? According to Article 31, अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 कानून ये कहता है जो रियासत है, जो स्टेट है, वो इस्लामी तालीमात का तहफ्फुज़ भी करेगी, लोगों को इस्लामी तालीमात पर चलने के लिए राग़िब भी करेगी, लोगों को कायल करेगी, और उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये करेगी कि कुरान की, इस्लामियात की और अरबिक लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो मैंडेटरी करार दे देगी, कंपल्सरी करार दे देगी, कि ताकि लोगों को कुरान की सही समझ आए, अरबी की सही समझ आए, इस्लामी असूलों की सही समझ आए। और उसके बाद स्टेट का ये भी काम है कि कुरान की जो पब्लिकेशन है उसकी पूरी निगरानी करे कि कहीं से कोई गलत आशात तो नहीं हो। उसके बाद ज़कात, उशर और मजहबी इबादत गाहें जो है उसकी भी पूरी प्रोडक्शन करे। Promotion of local government institution, Article 32. The state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions, special representation will be given to peasant workers and women. अब बात क्या है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो स्टेट है वो क्या करेगी, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका बलदियाती इलेक्शन कहते हैं, लोकल नुमाइंदगान है, उनको पूरी नुमाइंदगी देगी, ताकि एक जो एमएनए है, एमएनए के पास कितना वोटर होता है, कम से कम 1 लाख वोटर होता है। थोड़ा सा एक बात की, 1 लाख वोटर एक बंदे के पास होता है। 1 लाख वोटर में से अगर कितनी बात की जाए तो कम से कम 5 लाख का उसका एरिया होता है, 5 लाख लोग। आप 5 लाख लोगों को एक एमएनए डील नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, उसके मुताबिक जो चेयरमैन होते हैं नीचे बलदियाती मेंबर के नीचे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, काउंसलर होते हैं, तो उनको भी एम्पावरमेंट देनी चाहिए, उनको भी एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, ताकि वो भी स्टेट के कामों में थोड़ा सा हेल्प आउट कर सके। 33 Provocal and other similar prejudice to the discourage. The state shall discourage provocal, recital, tribal, sectarian and provincial prejudice among the citizens. आर्टिकल 33 कहता है जो आपस में इंतहा पसंदी है, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलूची हूँ, मैं मकान, मैं पश्तून हूँ, मैं फलां, इससे ममानत करें। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी फिरके बेस पर, जात बेस पर, नस्ल बेस पर आकर ये काम नहीं करना। Full participation of women in national life, Article 34. Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. 34 कहता है women पूरा हिस्सा दो, पूरा हक दो तमाम मामलों में पार्टिसिपेट करने का। 35 Production of family. The state shall protect the marriage, the family, the mother and child. स्टेट जो है आपको बच्चे के ऊपर काम प्रोडक्ट करने का हक रखती है और प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगी। 36 Production of minorities. The state shall safeguard the legitimate rights and interests of minorities, including their due respect representation in the federal and provincial services. आर्टिकल 36 जो स्टेट है वो तमाम मिनोरिटीज को साथ लेके चलेगी, ठीक है, तमाम मिनोरिटीज को नेशनल असेंबली में भी हिस्सा देगी, प्रोविंशियल असेंबली में भी हिस्सा देगी। अब जो क्या है, एक अभी कल्चर का जो मिनिस्टर्स है पंजाब का वो सिख है, रमेश एमएनए रहता है, उसके बाद पटेल रहते हैं, वो भी हिंदू है, कादर थे। तो हर हवाले से क्या करते हैं, हमारे हिंदू भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे सिख भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे क्रिश्चियंस भी कोई ना कोई किसी पोस्ट पर मिनिस्टर्स हैं। तो हमें हर जगह पर मिनोरिटीज को भी पूरी representation देनी पड़ती है और हम दे भी रहे। Article 37 Promotion of social justice and reduction of social evils. Promote and with special care education and economic interest of backward class areas, remove literacy and provide free and compulsory secondary education with minimum possible periods. अब बात क्या की जाती है, आर्टिकल 36 ये कहता है कि जो हमारे बैकवर्ड एरिया है उनको प्रॉपर फंडिंग दी जाए, उनकी प्रॉपर एजुकेशन का क्या किया जाए, प्रॉपर
लिटरेसी रेट को चेक किया जाए, वहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जाए, वहाँ पे लोगों को रोजगार के मौके सेट किए जाए, हर हवाले से उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि लोग वहाँ पे मंशियात से, नशा और चीजों से, अल्कोहल से, ड्रग्स से महफूज रह सकें, ताकि अगर हमारे बैकवर्ड एरिया जैसे जैसे तरक्की करे पाकिस्तान के लिए फायदा है। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल। अब द स्टेट शैल सिक्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस। कानून ये कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 कि जहां पर एजुकेशनल तमाम मामला पर काम करना चाहिए, वहां पर ही जो इकोनॉमिकली अवाम को बेहतर करना है, किसी रंग, नस्ल, कलर की बुनियाद को देखे बिना लोगों का भला करना है, लोगों की हेल्प आउट करनी है और लोगों के अर्निंग के मौके पैदा करना है। जहां तक हो सके लोग स्टेट को, लोगों को कर्ज दो, फैसिलिटीज दो, बीज दो, खाते दो, ट्रैक्टर दो, मशीनरी दो, ताकि वो अपना कोई ना कोई रोजगार चला सके। 13(9) पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। The state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan. 39 कहता है कि तमाम शहरों से लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। 40 strengthening bonds with Muslim world and promoting international peace. आर्टिकल 40 कहता है जो स्टेट है उसको चाहिए कि जो इस्लामिक ममालिक हैं उनके साथ रिलेशन बना के रखे, जो कि इस्लामी मुआशरे के लिए, इस्लामिक ताकत के लिए जरूरी है। अब पार्लियामेंट आगे इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट को अगर अब छेड़ा तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसके दो टॉपिक हमारे रह गए, एक पार्लियामेंट है, एक एडजुडिकेचर है। एक दिन में पार्लियामेंट हो जाएगी, एक दिन में एडजुडिकेचर हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो 3 दिन में खत्म। अब इसको याद कैसे करना, ये काम। तो जब हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 40, वो क्या कहता है, स्ट्रेंथनिंग विद इंटरनेशनल मुस्लिम स्टेट्स। उसके बाद 39 क्या कह रहा था, इकोनॉमिकली इनको प्रोटेक्ट करना। 37 क्या कह रहा था, मिनॉरिटीज को प्रोटेक्ट। सिंपल सी बात है, एकदम गो थ्रू करते जाए। ये एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, उस पर गौर करें। ये 4 चीजें स्पेशल है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बाद सीआरपीसी, पीपीसी, ये रट्टा मारने से काम नहीं आएगी, इनको गो थ्रू करना है। बात ये एक कंसेप्ट अपने जेब में बिठाना है। आपके कौन सा उधर वर्बल पेपर देना है या ब्लाइंड लोग देना है, पेपर आपके सामने है, बस आपने अपने राइट ऑप्शन को पहचानना है। हाँ ये मैंने पढ़ा जी, ये पढ़ा, इतनी सी बात। मसला क्या होता है, जब आप बार बार चीजों को आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब आप रॉन्ग आंसर लगाते हैं। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी चैप्टर पढ़ा होता है तो वो चांस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सवाल है कि आर्टिकल 80 है, 80 का 1B क्या है, 1B ऐसे क्या है, ये स्पेशल इससे लेंथी हो सकते हैं, छोटे नहीं होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह।